बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? ठीक ठाक, खैर खैरियत है। उम्मीद है कि आप लोगों ने ईद जो है वो अच्छे तरीके से गुजार ली होगी, रमज़ान भी अच्छे तरीके से गुजार लिया होगा। रमज़ान में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट थी कि चूँकि इबादतों का महीना है तो हम क्लासेस नहीं ले सकते, तो इसी वजह से क्लासेस के अंदर थोड़ा सा गैप आया। कुछ लोगों का ये कहना था कि जी हम ये सब्जेक्ट जो है फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर पढ़ना चाहते हैं। तो चूँकि फ़िज़िकल क्लासेस अब लेट हैं, तो इसलिए मुनासिब ये होगा कि हम अपने इस सब्जेक्ट को जो है वो कंटिन्यू करें और इसको जो है वो जितने भी इसके सब टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करें इंशाल्लाह। तो इससे पहले हम हमारा जो टॉपिक रहा है वो रिसर्च की डेफिनेशन के बारे में रहा है और बड़ी तफसील के साथ मैंने आपको बताया कि बेसिकली रिसर्च होती क्या है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिसर्च कि रिसर्च की बेसिकली कितनी टाइप्स हैं। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम कितनी किस्म की रिसर्च को देखते हैं, कितनी किस्म की रिसर्च के साथ हमारा वास्ता रहता है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिसर्च जो है वो एक स्पेसिफाइड प्रोसेस होता है। आपके जो स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, आपका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है उसको हासिल करने के लिए, और ये स्पेसिफिक गोल्स और ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कैसे हासिल किए जाते हैं, आपको रिजल्ट्स के ज़रिए से हासिल किए जाते हैं, लेकिन ओल्ड रिजल्ट्स नहीं। जो पुराने ऑलरेडी रिजल्ट्स अवेलेबल होते हैं वो नहीं, बल्कि न्यू रिजल्ट्स की बेस के ऊपर आप इसको क्या करते हैं, एकम्प्लिश करते हैं। ठीक है? अच्छा, जहाँ तक रिसर्च के टाइप्स का ताल्लुक है कि रिसर्च की कितनी किस्में हैं, तो डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो कंसिडर की जाती हैं मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, ठीक है? लेकिन जो इम्पोर्टेंट डिवीज़न है रिसर्च की, उसको हम 2 किस्म की क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक जो होती है वो कहलाती है बेसिक रिसर्च और दूसरी जो होती है वो एप्लाइड रिसर्च कहलाती है। जो बेसिक रिसर्च होती है उसको आप फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं या इसको आप प्योर रिसर्च भी कहते हैं कि ये प्योर रिसर्च है या फंडामेंटल रिसर्च है या बेसिक रिसर्च है। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं पहले कि व्हाट इज़ अ बेसिक रिसर्च। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल और प्योर रिसर्च एंड इट इज़ अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन set to achieve a better and more detailed understanding of a research subject or phenomena। देखें, होता ये है कि कोई रिसर्च सब्जेक्ट होता है या कोई रिसर्च फिनोमिना होता है एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट। आप उसको डिटेल से अंडरस्टैंड करना चाह रहे होते हैं। आप उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग अपनी क्रिएट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है? तो आप उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट करते हैं कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होती है, साइंसी बुनियादों के ऊपर होती है। ठीक है? तो बेसिकली क्या चीज़ है कि आप किसी रिसर्च फिनोमिना या किसी रिसर्च सब्जेक्ट या किसी रिसर्च टॉपिक को सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है? और फिर उसका क्या करते हैं, आप उसका एक नतीजा अख़ज़ करते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं। इसको कहते हैं बेसिकली बेसिक रिसर्च। Basic research experiments are performed to further scientific knowledge without any obvious or immediate benefit। अब ऐसा नहीं होता कि आपने जो बेसिक रिसर्च है उसको कंडक्ट किया और बेसिक रिसर्च के ख़त्म होते ही आपको उसके जो आउटकम्स थे, आपको उसके जो रिज़ल्ट्स थे, वो फ़ौरन से मिल गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो पायदार होते हैं, वो काफ़ी अरसे बाद आते हैं, लेकिन इससे होता क्या है कि आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट के बारे में, उस स्पेसिफ़िक टॉपिक के बारे में, उस स्पेसिफ़िक फिनोमिना के बारे में, वो क्या हो जाती है, वो अपडेट हो जाती है। अच्छा, अब बेसिक रिसर्च का मकसद क्या है? द गोल ऑफ बेसिक रिसर्च इज़ टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड मॉलिक्यूल्स एंड सेल्स। देखें, साइंस के अंदर जो भी हमारी बायोलॉजिकल साइंसेज़ हैं, उसके अंदर क्या होता है बेसिक रिसर्च का मकसद कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेल्स जो है वो डिस्कवर हुआ है, कोई फिनोमिना डिस्कवर हुआ है या कोई मॉलिक्यूल जो है वो डिस्कवर हुआ है, तो अब आप उसके फंक्शन के बारे में जानते हैं।
आप उसके काम करने का तरीका, वो काम कैसे करता है, उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है? उसके क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं, आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करने से क्या होता है कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका नॉलेज है, वो इस चीज़ के बारे में बढ़ता है। या मिसाल के तौर पर कोई स्ट्रेंज फिनोमिना है या ऐसे प्रोसेसेस हैं कि जिनके बारे में इंसान की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत कम है, ठीक है? जो रिसर्चर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। अभी आगे चलकर मैं आपको एग्ज़ाम्पल से बताऊँगा कि किस तरीके से हम एक बेसिक रिसर्च को और एक एप्लाइड रिसर्च को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो हमारा जो बेसिक मकसद होता है बेसिक रिसर्च से, वो ये होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो नॉलेज है, वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, किसी फिनोमिना के बारे में, किसी प्रोसेस के बारे में क्या होता है, एक्सपेंड होता है, बढ़ जाता है। और इसको आप कहते हैं कि ये बेसिक रिसर्च है। ओके, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि केमिस्ट्स ने स्टार्ट में एक चीज़ इजाद की जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेसिकली जब ये मशीन इजाद हुई तो पहले पहल कहा यह गया कि ये केमिकल्स की स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए सिर्फ इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, और जब ये मशीन इजाद हुई तो इसकी कोई ऑब्वियस एप्लीकेशंस मेडिसिन के अंदर जो थी वो नहीं थी। किसी को इस बारे में इल्म ही नहीं था कि एनएमआर को आप मेडिकल फील्ड के अंदर या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये हुआ कि साइंटिस्ट्स ने, रिसर्चर्स ने इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशंस जारी रखी, अपनी जो स्टडी थी वो जारी रखी। और फिर साइंटिस्ट्स को ये पता चला कि अगर आप एनएमआर को एक कंप्यूटर डिवाइस के साथ अटैच कर दें और उसके अंदर एक मखसूस प्रोग्रामिंग कर दें, तो इसको आप मेडिकल फील्ड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एमआरआई मशीन जो है आजकल, मैंने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन जो है, वो बेसिकली किस बुनियादों के ऊपर काम करती है, वो एनएमआर के ऊपर ही काम करती है। वो पिक्चर्स ले रही होती है बोन्स की और इंटरनल टिश्यूज ऑफ द बॉडी की, ठीक है, और उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी भी इस्तेमाल नहीं होती। हालांकि इमेजिंग जितने भी टेक्निक्स हैं तो मोस्टली इमेजिंग टेक्निक्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है ना, लेकिन एमआरआई के अंदर रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। तो बेसिक रिसर्च का ये फ़ायदा हुआ कि एनएमआर को उन्होंने मेडिकल फील्ड के साथ रिलेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, बाकी एग्जांपल आप देखें, फॉर एग्जांपल बेसिक रिसर्च की that have led to important advances in medicine are the discovery of डीएनए। अब डिस्कवरी ऑफ डीएनए अगर हुआ तो मेडिसिन के अंदर उसका रोल या उसका किरदार जो था वो क्या हुआ कि कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो ईजाद हो गई। अगर डीएनए की ईजाद ना होती, डीएनए डिस्कवर ना हुआ होता, ठीक है, सॉरी ईजाद नहीं, दरियाफ्त ना हुई होती, तो फिर कैंसर की जो ट्रीटमेंट थी वो भी मुश्किल थी। इसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर दरियाफ्त ना होते तो फिर जो एंटी डिप्रेसेंट और एंटी सीजर मेडिकेशंस हैं वो भी ना बनती। वजह उसकी है कि जब आप एंटी सीजर और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बना रहे होते हैं तो आप ये देखते हैं कि इन ड्रग्स का न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर क्या रोल है। या एंटी कैंसर ट्रीटमेंट अगर आप बना रहे हैं तो एंटी कैंसर ट्रीटमेंट आप देखते हैं कि इसका डीएनए के ऊपर क्या रोल है। तो डीएनए की दरियाफ्त, न्यूरोट्रांसमीटर की दरियाफ्त, इन चीज़ों ने आगे चलकर क्या किया। अब देखें, उस वक्त तो ये बेसिक रिसर्च थी, डीएनए की जो डिस्कवरी थी या न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्कवरी थी। लेकिन आगे चलकर ये क्या हुआ, प्रैक्टिकलिटी की तरफ आई, ठीक है। तो यहाँ से मजीद चीज़ें जो थी वो निकलती गई। However, there are many other instances whether where basic research, some of which has been done on animals, has not yet resulted in any practical benefit to human or animals। कुछ रिसर्चेस ऐसी भी हैं कि जो हो तो चुकी हैं लेकिन अपेरेंटली उनका अभी तक कोई फ़ायदा ह्यूमन को या एनिमल्स को नहीं हुआ। तो आगे चलकर ये चीज़ हो सकती है, आगे चलकर ये चीज़ हो सकती है।
इसी की बेसिस के ऊपर आप कह सकते हैं कि जो बेसिक रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च से जो है वो क्या है, अच्छी है। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं कि जिसमें आप ये कहेंगे, आगे चलकर अभी हम देखेंगे कि जो अप्लाइड रिसर्च है वो बेसिक रिसर्च के ऊपर हावी है। तो ये दोनों रिसर्चेज, जो बेसिक रिसर्च है और अप्लाइड रिसर्च है, ये आपस में क्या चीज़ें ओवरलैप कर रही होती हैं। कहीं पर बेसिक रिसर्च ऊपर आ जाती है, कहीं पर अप्लाइड रिसर्च ऊपर आ जाती है। लेकिन आपको बताने का जो मकसद था वो ये था कि देखें, अगर डीएनए की दरियाफ्त ना होती तो डेफिनेटली रिसर्चर्स का जो नॉलेज था डीएनए के बारे में, म्यूटेशन के बारे में, वो जो था वो प्रॉपर ना होता। इसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जो नॉलेज है वो फिर अपडेट ना होता। ओके, हम देखते हैं कि बेसिक रिसर्च की एग्जांपल्स हेल्थ के अंदर क्या हैं। तो बेसिक रिसर्च मेथड इम्प्रूव हेल्थ केयर बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट डायमेंशंस टू द अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हेल्थ केयर इशू। जितने भी हेल्थ केयर इशू होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना, उनको एक्सप्लेन करना, ठीक है, ये कहाँ से होता है? ये बेसिक रिसर्च की वजह से ही पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर, इट अलाउज हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर टू गेन more awareness into the origin of diseases which can help to provide cures to chronic medical conditions. जब तक आपको इंफॉर्मेशन किसी डिजीज़ के बारे में नहीं मिलेंगी तब तक आप उस डिजीज़ की ट्रीटमेंट को दरियाफ्त नहीं कर सकेंगे। तो जब आपको फुल फ्लैज इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, जो कि पॉसिबल है बेसिक रिसर्च की वजह से, देन फिर आप क्या करते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट जो है वो बनाते हैं, और तब जाकर ये क्या चीज़ है, अप्लाइड रिसर्च की तरफ मुड़ जाती है। Many health researchers opine that many vaccines are developed based on an understanding of the cause of diseases, such as in the case of polio vaccine. ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो जो उनकी इजाद हुई है ना, तो वो डिज़ीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है। जब रिसर्चर्स ने पोलियो को जान लिया, तो पोलियो को जानने के बाद उन्होंने पोलियो की वैक्सीन जो थी वो बनाई। इसी तरह अभी रिसेंटली जो सिनेरियो चल रहा है कोरोना वायरस का, तो देखें, सबसे पहले तो साइंटिस्ट ने कोरोना को क्या किया, उसके बारे में उनका जो नॉलेज था उसको उन्होंने अपडेट किया, ठीक है। और अपडेट करने के बाद फिर उन्होंने जो था वो वैक्सीन पे काम करना शुरू किया। तो ऐसा नहीं था कि चाइना के अंदर अगर 2019 के अवाखिर में कोरोना फैला तो फ़ौरन ही वैक्सीन आ गई। नहीं, वैक्सीन 1 डेढ़ साल के बाद आई, ठीक है, और ये भी इमरजेंसी बेसिस के ऊपर आई। अदरवाइज एक नई ड्रग को मार्केट के अंदर आने में 7 से 8 साल लग जाते हैं, लेकिन चूंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन थी इसलिए ये चीज़ जो थी वो जल्दी रिपोर्ट हो गई मार्केट के अंदर। तो अगर आप इसको स्टडी ना करते, यानी रिसर्चर्स अगर इसको स्टडी ना करते, तो हाउ कुड दे गेट टू नो अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के बारे में उन्हें कैसे पता चलता? ठीक है, तो अब आपको पता चला कि बेसिक रिसर्च होती क्या है। एग्जाम्पल ऑफ बेसिक रिसर्च इन हेल्थ इंक्लूड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। जैसे कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या क्या हैं, ये एक बेसिक रिसर्च है। इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया किन किन वजह से कॉज होता है, ये क्या चीज़ें बेसिक रिसर्च है। आप वजूहात उनको जानने की कोशिश करते हैं। एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के सेकेंडरी सिम्टम्स, एक प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, एक सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं। तो सेकेंडरी सिम्टम्स जो हैं वो कौन से हैं? तो फर्स्ट, when you come to know about the primary and the secondary symptoms of the disease, then definitely you would be able to make some sort of treatment। तभी आप उसके लिए कोई ट्रीटमेंट बना सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको बेसिक रिसर्च का पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं कि अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। Applied research is a methodology used to solve specific practical issue affecting an individual or group। स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल इशू जो होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को मुतासिर कर रहे होते हैं। कोरोना को देखें, पहले उसने
चाइनीज़ कम्युनिटी को मुतासिर किया और उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैला। ठीक है? तो अब कोरोना को ट्रीट करने के लिए जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की गई, जो ट्रीटमेंट बनी, उस ट्रीटमेंट के नतीजे में वैक्सीन बनी। और अब ये वैक्सीन क्या है? बेसिकली ये अप्लाइड रिसर्च थी। ठीक है? दिस साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इज यूज्ड इन बिजनेस, medicine and education in order to find solutions that may improve health, solve scientific problems or develop new technology। बिजनेस के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती हैं। अब बिजनेस के अंदर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर बनाए। विंडोज़ बनाई, एम एस वर्ड बनाया, ठीक है, यानी एम एस ऑफिस। इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स बने। ये तो बिजनेस की हम बात की। मेडिसिन के अंदर आप देख लें कितनी किस्म की ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, वैक्सीन्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ये तमाम की तमाम एज ए रिजल्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च बनी। एजुकेशन के अंदर ये जितनी भी आज एजुकेशन के अंदर आप रिफॉर्म्स देख रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये अप्लाइड रिसर्च का नतीजा है। Example of applied research topics will show you how this method can be used to address everyday problem। डेली के जो प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आते हैं, वो अप्लाइड रिसर्च की मदद से क्या हो सकते हैं? हल भी किए जा सकते हैं और इसकी एग्जाम्पल भी आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिल सकती हैं। वो आगे चलकर अभी हम देखते हैं। इन मैनी केसेस अप्लाइड रिसर्च इज़ अ फॉलो अप रिसर्च डिज़ाइन फॉर बेसिक रिसर्च। देखिए, थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश करें। फॉलो क्या चीज़ होता है? फॉलो अप ये होता है, लेट्स सपोज बड़ी सिंपल सी बात जो कि आपके जहनों में बैठ जाएगी कि प्रिंसिपल साहब की तरफ से पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन हुआ कि जी शायद फाइनेंस की तरफ से हुआ, सॉरी प्रिंसिपल साहब के ऑफिस से नहीं हुआ था, फाइनेंस से एक नोटिफिकेशन हुआ कि आप लोग अपनी जो सेमेस्टर की फ़ी है वो हाफ जो है वो जमा करवा दें। ठीक है? तो आप ये समझे कि ये एक बेसिक रिसर्च थी। अब इसकी अप्लाइड फॉर्म क्या थी? इसकी अप्लाइड फॉर्म ये थी कि फ़िदा जो है वो एक-एक स्टूडेंट को एक-एक टेक्नोलॉजी की कॉल करे और उससे पूछे कि भई आप फ़ीस कब जमा कर रहे हैं? वो उसको फ़ॉलो अप दे। तो बेसिकली जो अप्लाइड रिसर्च होती है, वो उस बेसिक रिसर्च का फ़ॉलो अप पीरियड होता है या फ़ॉलो अप प्रोसेस होते हैं। ठीक है? कि आपने एक बेसिक रिसर्च कंडक्ट की, अब आप उसको फ़ॉलो अप दे रहे हैं और उससे कुछ नतीजा अख़ज़ कर रहे हैं और कुछ यूज़फुल चीज़ें जो हैं वो निकाल रहे हैं। क्यों? Because it further investigate the outcomes of pure or basic research in order to validate these findings and apply them to create innovative solutions to specific problem। आपने एक प्रॉब्लम थी, एक स्पेसिफिक प्रोसेस था, एक फिनोमिना था, उसके बारे में बेसिक रिसर्च की। बेसिक रिसर्च करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग उस प्रोसेस के बारे में जो थी वो ठीक-ठाक डेवलप हो गई। अब डेवलप होने के बाद आपने उसको अगर छोड़ दिया, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं निकला। ऐसा ही है ना? लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में वो जो आपने पहले इन्फॉर्मेशन हासिल की हुई होती है, उनको लेकर आते हैं और वहाँ पर जो प्रॉब्लम बताई गई होती है, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो ये हम कहते हैं कि ये जी ये उसको फ़ॉलो अप देना है। तो बेसिकली जो एप्लाइड रिसर्च होती है, वो उस बेसिक रिसर्च का क्या होती है? फ़ॉलो अप होती है। हम अप्लाइड रिसर्च की अब किस्में देख लेते हैं कि अप्लाइड रिसर्च की कौन-कौन सी किस्में हैं। देखिए, बेसिक रिसर्च की तो एक सिंपल बेसिक किस्म ही है ना कि आप मुख्तलिफ फ़ील्ड्स के अंदर बेसिक रिसर्च करते हैं। लेकिन अप्लाइड फ़ील्ड के अंदर या अप्लाइड रिसर्च जो है वो कितनी फ़ील्ड में होगा, वो अभी हम देख लेते हैं। इवैल्यूएशन रिसर्च, ये कैसी रिसर्च है? इवैल्यूएशन रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च दैट एनालाइज़ एक्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन about a research subject to arrive at or reach informed decision। इवेल्युएशन रिसर्च क्या है? ये अप्लाइड रिसर्च की एक किस्म है कि जो एग्जिस्टिंग किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी एक मैटर के ऊपर जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन होती है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है, वो उसको एनालाइज करती है
और एनालाइज करने के बाद एक डिसीजन के ऊपर वो क्या करती है, आकर स्टैंड कर लेती है कि हमने इनके इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया, देखा, जांचा, और अब हम इस पोजीशन पर हैं, अब हम इस डिसीजन पर पहुंचे हैं कि इस काम के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोरोना की बात है ना, तो कोरोना में क्या है, फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया कि ये किस वजह से होती है, ये जी वायरस की वजह से होती है, कौन कौन सी जगहों को मुतासिर करती है, कौन कौन से टिश्यूज़ को मुतासिर करती है, इन इन जगह इन इन टिश्यूज़ को मुतासिर करती है। वायरस कैसा होता है, स्पाइक्स किस्म का वायरस वायरस होता है, स्पाइक निकले हुए होते हैं, क्राउन, जैसे क्राउन होते हैं ना ताज, उसके स्पाइक निकले होते हैं ना, तो इसी तरह कोरोना वायरस के भी स्पाइक निकले हुए होते हैं। तो अब ये जब तमाम की तमाम अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती हैं, तो अब अप्लाइड रिसर्च क्या करती है कि उन तमाम अंडरस्टैंडिंग को एनालाइज करती है और इस डिसीजन पर पहुंचती है कि ये एक रेजिस्टेंट फॉर एग्जांपल पैथोजन है और इसके अगेंस्ट आपको क्या बनाने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट बनाने की ज़रूरत है इन फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है और वहाँ से फिर क्या हो जाता है कि वैक्सीन बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं साइंटिस्ट। दिस टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज मोस्टली अप्लाइड इन बिजनेस कॉन्टेक्ट्स फॉर एग्जांपल। अब मोस्टली की बात करते हैं वैल्यूएशन रिसर्च की। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कोरोना वायरस की बात की ना। अब मिसाल के तौर पर बिजनेस के अंदर एन ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट वैल्यूएशन रिसर्च टू डिटरमिन हाउ टू कट डाउन ओवरहेड कॉस्ट। जहाँ पर भी बिजनेस होता है, अब आप सदर के अंदर चले जाएं, किसी बहुत बड़ी शॉप के अंदर, वहाँ पर जब आप पूछेंगे तो वो आपको तमाम के तमाम अपने एक्सपेंसेस निकाल कर देंगे। फिर हमेशा जो बिजनेसमैन होता है वो ये कोशिश करता है कि वो अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कट डाउन करने की कोशिश करे, उनको कम करने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंसेस कम करना होते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होती है, ये बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ एवेल्यूएशन रिसर्च। ठीक है, इसको कहते हैं कि ये एवेल्यूएशन रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च की जो दूसरी किस्म है वो R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये शोबा आपको नज़र आएगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पर भी मेडिसिन की कंपनी होगी, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल या बड़ी नेशनल कंपनीज होती हैं, उनका R&D अपना डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसकी पूरी टीम होती है और वो पूरी टीम अपने जो वर्किंग आवर्स हैं उनके अंदर रिसर्च में मसरूफ़ होती है और न्यू इन्वेस्टिगेशंस या नई नई चीज़ें डेवलप करने की कोशिश कर रही होती है। Research and development is a type of applied research that is focused on developing new products. अब नई नई प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहाँ से आ रही होती हैं, वो इस शोबे की वजह से आ रही होती हैं। एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट्स। जैसे मिसाल के तौर पर, मिसाल मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मार्केट में इस वक्त जो एंटी अल्सर्स हैं वो उसकी बहुत बड़ी मार्केट है और जो पेन किलर्स हैं उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। तो कंपनीज का जो R&D डिपार्टमेंट होता है वो ये देख रहा होता है कि हम कौन सा मॉलिक्यूल मार्केट करें सो दैट के एग्जिस्टिंग जो मार्केट है पेन किलर की या एंटी अल्सर की, वो मैक्सिमम हम कैप्चर करें उस मॉलिक्यूल को लॉन्च करने से। ठीक है, तो वो एक नई प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और वो नई प्रोडक्ट अगर क्लिक हो जाती है तो वो पुराने प्रोडक्ट्स को क्या कर देती है, पीछे छोड़ देती है। इट फोकसेस ऑन गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केटिंग नीड्स एंड फाइंडिंग वेज टू इम्प्रूव on an existing product or create new product that satisfied the identified need। ये डिपार्टमेंट जो होता है या ये रिसर्च जो होती है R&D की, ये बेसिकली नए प्रोडक्ट्स को, या अगर नया प्रोडक्ट नहीं है तो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को कैसे बेहतर करना है, या उसकी क्वालिटी को बेहतर करने से किस तरीके से उसने मैक्सिमम मार्केट को जो है वो कवर करना है, ये चीज़ हो रही होती है। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि अप्लाइड रिसर्च की किस्म है, उसका काम ये होता है कि नए प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो मार्केट के अंदर लॉन्च करें, नई अंडरस्टैंडिंग, नए डेवलपमेंट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर लाए और उससे जो शेयर है मार्केट का वो कैप्चर करें। जो तीसरी किस्म की रिसर्च है दैट इज कॉल्ड एज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च दैट इज सेट ऑन प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम बाय पॉइंटिंग द बिजनेस इन द राइट डायरेक्शन। बिजनेस को राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए
प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो हैं वो लोग दे रहे होते हैं, कंपनी के लोग दे रहे होते हैं, ठीक है? और इसको कहा जाता है एक्शन रिजल्ट, और ये मोस्टली बिजनेस के साथ जो है वो क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। अब हम आ जाते हैं अप्लाइड रिसर्च एग्जाम्पल इन हेल्थ। हेल्थ के अंदर अप्लाइड रिसर्च की एग्जाम्पल्स भरी पड़ी है। आप जिस प्रोडक्ट को उठाकर देखेंगे, आप जिस इक्विपमेंट को उठाकर देखेंगे, आप जिस स्ट्रेटेजी को उठाकर देखेंगे, वो अप्लाइड रिसर्च का नतीजा होगी हेल्थ के अंदर। In health and medical sciences, applied research serves as the background to evidence-based and solution-oriented medicine. जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड मेडिसिन होती है, उसके बैक ये बिल्कुल उसके बैकग्राउंड के तौर पे, ये बैकबोन के तौर पे जो है वो काम कर रही होती है मेडिकल साइंस के अंदर अप्लाइड रिसर्च। इट इफेक्टिवली इमर्जेस या मर्जेस साइंटिफिक नॉलेज एंड मेथड्स with health experience in order to arrive at accurate and verifiable results using empirical research data or evidence। तो देखें, ये जो नई ड्रग का दरियाफ्त होना होता है, नई ड्रग का बनाना होता है, ये बेसिकली अप्लाइड रिसर्च है, ठीक है? तो इसमें आप एम्पेरिकल रिसर्च का जो आपका डाटा होता है या एविडेंस होता है, उसको क्या कर रहे होते हैं, उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं, और उस वेरिफिकेशन के ऊपर आप फिर क्या कर रहे होते हैं, नई ड्रग को डिज़ाइन करते हैं। The adaptation of applied research to medicine is referred to as applied clinical research। मेडिसिन के अंदर जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसको क्लिनिकल रिसर्च या अप्लाइड क्लिनिकल रिसर्च कहा जाता है। Many health and medical practitioners use applied research to measure the extent to which the finding of basic or pure research can be adopted or modified into a solution-oriented approach। Example कौन कौन सी है? An investigation to identify the healing properties of a specific herb, an investigation to identify the side effect of using a particular drug। किसी भी ड्रग की पर्टिकुलर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करके उनको दूर करना, ये अप्लाइड क्लिनिकल रिसर्च है। या फॉर एग्जांपल, अगर कोई हर्ब है या कोई मेडिसिनल प्लांट है और वो किसी हीलिंग प्रॉपर्टी का जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो हम क्या करते हैं क्लिनिकल रिसर्च के अंदर कि उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालते हैं या उसका मोड ऑफ एक्शन निकालते हैं, और एक ड्रग को जो है वो डिस्कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, तो उम्मीद है कि आपको बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च का पता चल गया होगा। अब एडवांटेजेस ऑफ बेसिक रिसर्च ओवर अप्लाइड रिसर्च के, अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च के एडवांटेजेस क्या हैं? Basic research results in the acquisition of new knowledge and is also expand existing knowledge, while applied research does not lead to the acquisition of new knowledge। देखें, जो बेसिक रिसर्च है वो तो आपको न्यू नॉलेज की एक्विजिशन करती है, आपको नया नॉलेज दे रही होती है, लेकिन अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो उस एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पे होती है। वो आपको न्यू नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रही होती, बल्कि उसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रही होती है। अप्लाइड रिसर्च ओनली फोकसेस ऑन अप्लाइंग नॉलेज टू सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, हेंस इट इज सोल्यूशन स्पेसिफिक। तो अप्लाइड रिसर्च जो होती है ये सोल्यूशन स्पेसिफिक है, क्योंकि जो बेसिक रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम बताए गए होते हैं ये उनको सॉल्व कर रही होती है। Findings from basic research have been predominantly responsible for breakthrough in different fields of study, while findings from applied research are primarily used for solving specific research problems। तो वही बात है कि जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को क्या कर रही होती है, उसका सलूशन दे रही होती है। लेकिन जो बेसिक रिसर्च होती है वो आपको, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर आपको ब्रेक थ्रू दे रही होती है। और कैसा ब्रेक थ्रू दे रही होती है, आपको क्या करती है, इंफॉर्मेशन के थ्रू ये ब्रेक थ्रू मिलते हैं। हैज बेसिक रिसर्च इज यूनिवर्सल इन नेचर वाइल अप्लाइड रिसर्च इज लिमिटेड इन नेचर। तो इस बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि जो बेसिक रिसर्च है वो क्या चीज़ है, यूनिवर्सल है, लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है वो क्या चीज़ है, वो लिमिटेड है। ओके, दूसरा हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि बेसिक और अप्लाइड ये दोनों आपस में क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं।
अप्लाइड रिसर्च हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होते हैं उनको क्या कर रहे होते हैं, सॉल्व करते हैं। Unlike basic research that is simply focused on expanding knowledge without providing solution to existing problem, this however does not contradict the fact that findings from basic research are useful to proffer solution to problems। देखिए, बेसिक चीज़ जो है वो उसको आपने याद रखना है। ये तमाम चीज़ें ओवरलैप एक्चुअली कर रही होती हैं। वर्डिंग के अंदर ओवरलैपिंग आ रही होती है, थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन करने में ओवरलैपिंग आ रही होती है। तो इसमें ये वो यही बता रहे हैं कि जो बेसिक रिसर्च है वो बेसिकली आपकी नॉलेज को एक्सपेंड करती है, ठीक है? नया नॉलेज जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही होती है और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट कर रही होती है। लेकिन जो एप्लाइड रिसर्च है वो आपको नया नॉलेज तो नहीं देती, बल्कि जो एग्ज़िस्टिंग नॉलेज होता है उसको क्या कर रही होती है, उसको वैलिडेट करती है, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है? अनलाइक बेसिक रिसर्च विच इज समवट सब्जेक्टिव इन इट्स अप्रोच, अप्लाइड रिसर्च इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ इंक्वायरी। तो एक डेफिनेशन अप्लाइड और बेसिक रिसर्च की यहाँ से ये भी हमें पता चली कि जो बेसिक रिसर्च है इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। जैसे आप लोगों के जो पेपर होते हैं वो एमसीक्यूज टाइप के होते हैं ना, सब्जेक्टिव तो नहीं होते कि राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग डिजीज या राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग मेथड, ठीक है? तो ये होता है कि एक चीज़ सब्जेक्टिव होती है और एक चीज़ जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है? तो जो बेसिक रिसर्च है वो सब्जेक्टिव है, लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, ठीक है? Typically, applied research is impartial because it arrives at outcomes by subjecting practical evidence to standardized scientific procedure, and this makes it more valid research method। अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो इम्पार्शियल होती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पार्शियलिटी होती है, बल्कि इम्पार्शियल होती है, क्योंकि ये बेसिकली आपको प्रैक्टिकल एविडेंसेस दे रही होती है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे रही होती है प्रॉब्लम्स का। ओके, अब हम थोड़ा-सा स्कोप ऑफ रिसर्च के बारे में जान लेते हैं कि रिसर्च का स्कोप क्या है। तो जनरली एप्लाइड रिसर्च इज़ मोर लिमिटेड इन स्कोप व्हेन कंपेयर टू बेसिक रिसर्च। अब यहाँ पर फिर ओवरलैपिंग है, लेकिन ये चूँकि कुछ बातें जो हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की होती हैं, कुछ बातें जो होती हैं वो बेसिक यानी उसकी थ्योरी की होती हैं। तो ये सारी की सारी थ्योरी है। अब इसमें ये कह रहा है कि अप्लाइड रिसर्च जो है वो लिमिटेड है in scope when compared to basic research. This is because unlike basic research that can be applied to diverse concepts, applied research largely focus on a specific subject and its research outcomes are primarily relevant to दिस सब्जेक्ट। किसी एक मखसूस टॉपिक जो होता है, अप्लाइड रिसर्च क्या करती है कि उसी टॉपिक के बारे में आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रही होती है। लेकिन जो बेसिक रिसर्च होती है, आप किसी चीज़ के ऊपर भी बेसिक रिसर्च कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो अच्छी होती है बेसिक रिसर्च के मुकाबले में, लेकिन प्रैक्टिकल भी होती है। लेकिन बात ये है कि जब तक आपने उस बारे में बेसिक रिसर्च नहीं की होगी, आप अप्लाइड रिसर्च नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर अगर कोई पूछे कि सर आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन सी रिसर्च ज़्यादा तौर पर चल रही है, बेसिक है या अप्लाइड है, तो बेसिक रिसर्च जो है वो ज़्यादा है, अप्लाइड कम है, ठीक है? ओके। Fundamental research explore knowledge across multiple dimensions in order to gather new information and improve an existing body of knowledge। ये थोड़ा-सा आज आपने देख लेना है बेसिक रिसर्च का और एप्लाइड रिसर्च का। कल मैं आपको इसके इंशाल्लाह कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि बेसिक रिसर्च के थोड़े से एमसीक्यूज़ हो जाएँगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डेवलप रहे। स्कोप ऑफ रिसर्च के बारे में भी थोड़े से एमसीक्यूज़ होंगे, तो ये साथ-साथ हम लेकर चलेंगे, ठीक है? सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पहले 1-2 लेक्चर्स के अंदर आप लोगों की अटेंडेंस बहुत कम थी, ना होने के बराबर थी। अभी आपने जो है वो आपके पास बड़ा टाइम है, पूरा दिन पड़ा हुआ है, रात को आपने यानी कल लेक्चर से पहले-पहले अपनी अटेंडेंस जो है वो इंश्योर करनी है। थैंक यू।